हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। एकदम बढ़िया। मैं दीपक पटेल, हम सबके चैनल स्टडी विद दीपक पटेल में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए, आज के अपन जो डेरिवेशन है उसमें अपन दो डेरिवेशन खत्म करेंगे। एक सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, a parallel combination of रजिस्टर। ठीक है बच्चों, और अगर होगा तो अपन कौन सा लो है वो ओम्स लो भी कर लेंगे, ओम्स लो। ठीक बच्चों, चलिए तो अपन स्टार्ट करते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक, सीरीज जो हमने पिछला लेक्चर पढ़ा, मतलब पिछला चैप्टर जो पढ़ा था, उसमें मैंने आपको बताया था सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। अगर कोई सी भी चीज़ सीरीज में लगी हुई तो हम उसे सीरीज ग्रुपिंग बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अगर कोई चीज़ एक साथ पैरेलल ऐसे ऐसे जुड़ के, मत इस तरीके से ऐसे जुड़ के, ये अगर पैरेलल जुड़ा हुआ है तो हम इसे पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज अपन वही करेंगे। उस वक्त क्या हुआ करता था, कैपेसिटर। ठीक बच्चों, इस वक्त क्या होंगे, रजिस्टर। अब रजिस्टर क्या होते हैं, जो करंट को अपोज करते हैं, मतलब जो करंट की फ्लो को अपोज करे उसे अपन रजिस्टर बोलते हैं, एक डिवाइस होते हैं। ठीक बच्चों, अब चलिए, तो सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन में रजिस्टर का साइन ऐसा होता है। ठीक बच्चों, दिखाई दे रहा, बढ़िया बढ़िया है। दूसरा रजिस्टर, ये तीसरा रजिस्टर। आप बढ़िया से इस तरीके से बनाइएगा। ठीक बच्चों, अब देखिए, अब यहाँ से मैंने करंट सप्लाई कर दिया, करंट सप्लाई किया मतलब क्यू सप्लाई किया। इसका पोटेंशियल कितना हो गया, V1, इसका पोटेंशियल V2, इसका पोटेंशियल V3। बढ़िया बच्चों, ठीक, आगे बढ़ते हैं। आपको 10th का ओम्स लो पता है क्या, ओम्स लो बताइए। V इज इक्वल टू आई आर होता है कि नहीं होता है। ठीक, इतना बढ़िया। बताइए इसका टोटल पोटेंशियल क्या क्या होगा, टोटल पोटेंशियल। यहाँ से हमने करंट सप्लाई किया, जो करंट को अपोज करे वो रजिस्टर होता है। ठीक, अब करंट आई मतलब सीधा इस डायरेक्शन में जा रहा है और सभी सीरीज कॉम्बिनेशन है। ठीक, तो भी है, भी है, आई भी और आर भी है, भी है, आई भी और आर भी है। ठीक बच्चों, तो हमने ओम्स लॉ का उपयोग किया या प्रयोग किया, तो टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक बच्चों, आगे देखिए, अगर हम V1 की वैल्यू निकालने बैठे तो क्या हो जाएगा, I तो सेम रहेगा क्योंकि I में कोई चेंजेस नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, ये I R की जगह R1, V2 निकालने बैठे तो क्या हो जाएगा, I R2 एंड V3 निकालने बैठे तो I R3। इधर देखिए, यहाँ से करंट जो गया है, एक्स्ट्रा करंट तो दिया नहीं है हमने, तो यहाँ से जो करंट जा रहा है वो तो कांस्टेंट है, लेकिन रजिस्टर अलग अलग हैं, 3 रजिस्टर लगाए हैं और तीनों का पोटेंशियल अलग अलग है। तो हम अगर टोटल पोटेंशियल निकालने बैठे तो सम ऑफ ऑल पोटेंशियल, तो हमने वही निकाल ली। अब पुट करते हैं इस वैल्यू को इसके अंदर, तो V इज इक्वल टू V1 की वैल्यू IR1 प्लस V2 की वैल्यू IR2 प्लस V3 की वैल्यू IR3। अगर V की वैल्यू क्या होती, IR, तो IR, I इसमें कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लिए, R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर I से I कैंसिल हो जाएगा तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3।
3। इस तरीके से ये था अपना सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक बच्चों, हमने किया क्या, 3 रजिस्टर लिए, उनको सीरीज में कनेक्ट किया, उनका पोटेंशियल अलग अलग है, यहाँ से आई करंट सप्लाई किया। फिर हम जानते हैं ओम्स लॉ को। ओम्स लॉ क्या कहते हैं, V इक्वल टू आई आर। आप इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। ठीक बच्चों, अगर आप टोटल पोटेंशियल निकालने बैठे तो टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल पोटेंशियल्स। ठीक बच्चों, तो यहाँ V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू V। अब V1 की वैल्यू निकालो तो आई तो कांस्टेंट है, मतलब करंट कांस्टेंट है, लेकिन रजिस्टर अलग अलग हैं, तो IR1 IR2 IR3। अगर ये मान लीजिए, इसको आप सेकंड मान लीजिएगा, पुट वैल्यूज ऑफ इन सब की निकाल के इसमें रख दीजिएगा। ठीक बच्चों, इस तरीके से ये हेंस प्रूव्ड है। अब वहां चलिए, कहाँ चलिए, पिछले चैप्टर में तो हमारा क्या निकलता था, 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो ये अपने निकलता था किसमें, उस चैप्टर में। लेकिन यहाँ जो इन्वर्सली निकलती थी रेसिप्रोकल, बट यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक बच्चों, तो ये था अपना कौन सा, सीरीज कॉम्बिनेशन। आगे बढ़ते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक। अगर मान लीजिए मैं यहां से आई करंट सप्लाई करता हूं इस तरीके से, 3 रजिस्टर ऐसे लगे हुए हैं, इनको एक साथ ज्वाइंट कर दिया, ये मिड पॉइंट हो गया, यहां से इसको अर्थिंग कर दी इस तरीके से, तो इसका टोटल पोटेंशियल तो सेम ही रहेगा। अब चेंज क्या क्या होने वाला है, मान लीजिए यहाँ से ये आई करंट सप्लाई किया तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। किसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ध्यान से देखिए इस तरीके से, तो ये I1, ये I2, ये I3। रजिस्टर कितने हो गए, R1 R2 ये R3। समझ में आ गया बच्चों। आगे देखिए, फिर ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इज इक्वल टू IR। ये हमारा ओम्स लॉ बोलता है। ठीक, अब यहां देखिए चेंजेस किस में आ रहे हैं, करंट में। पोटेंशियल तो सेम है पूरा है, इसके अंदर पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर पोटेंशियल तो सेम है, पूरे कनेक्शन के अंदर पोटेंशियल सेम है। आगे बढ़ते हैं, तो टोटल करंट कितना हो जाएगा, टोटल करंट ऑफ द कॉम्बिनेशन। ठीक, टोटल करंट ऑफ द कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू समीशन ऑफ ऑल करंट, I1 प्लस I2 प्लस I3। आ रहा है बच्चे समझ में, आगे बढ़िए। यहां से देखिए I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I1 यहां से निकाली, I की वैल्यू निकाली, I इज इक्वल टू V अपॉन में R। I इज इक्वल टू V एज इट इज, R इसके अपॉन में जाएगा, तो I की वैल्यू V अपॉन में R, तो V अपॉन में R1, क्योंकि पोटेंशियल तो सेम है। I2 की वैल्यू V अपॉन में R2, ठीक, एंड I3 की वैल्यू V अपॉन में R3। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। सो I की वैल्यू निकल आई V अपॉन में R, इसको अपन फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, इसको अपन सेकेंड इक्वेशन को मान लीजिए। ठीक, पुट ऑल वैल्यूज I1 I2 एंड I3 इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक बच्चों, अगर इतना आ गया, I इज इक्वल टू I1 की वैल्यू V R1, I2 की वैल्यू V R2, I3 की वैल्यू V R3। ठीक बच्चों, अगर I की वैल्यू निकाली तो V अपॉन में R, सो
टोटल पोटेंशियल है तो V इसमें कॉमन है तो V बाहर निकल गया। 1/R R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये R1 था। ठीक, अब यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा तो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 दिखाई दे रहा है, बढ़िया है। अब देखिए, अगर हम पिछला चैप्टर चले पिछले चैप्टर में तो क्या दिक्कत आती थी उसमें होता था C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, किसमें ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में था। मतलब जब क्या लगाते थे, कैपेसिटर लगाते थे तब पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसा था। अब अगर रजिस्टर लगा रहे हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये निकलता है। सो आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसलिए ये तो हो गया, अपनी दो डेरिवेशन मेन खत्म हो गए। ठीक, अब आती है अपना ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को अपन डिफाइन करते हैं और इसकी कुछ जो मेन चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। ठीक बच्चों, बढ़िया है। चलिए बच्चों, यहाँ से अपना ओम्स लॉ स्टार्ट करते हैं। ओम्स लॉ, एक मान लीजिए मैंने एक कंडक्टर ले लिया, ये अपना एक कंडक्टर हो गया। अब ध्यान से समझिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अगर इसकी पूरी फिजिकल क्वांटिटी, मतलब अगर इसके अंदर ये कंडक्टर है, इसकी लेंथ होगी, ये किसी टेम्परेचर पे बॉईल हो जाएगा। ठीक बच्चों, कुछ भी और भी इसकी फिजिकल क्वांटिटी होगी। अगर मान लीजिए ये कंडक्टर है, उसकी सारी फिजिकल क्वांटिटी सच एज कौन सी, मैकेनिकल स्ट्रेन, ठीक, लेंथ, टेम्परेचर एटसेट्रा, अगर कांस्टेंट हुई, समझिए, अगर एक हमने लिया एक कंडक्टर, अगर उसकी ऑल फिजिकल क्वांटिटी जैसे कि टेम्परेचर, लेंथ वगैरह है ना, सेम हुई, अगर मतलब कांस्टेंट हुई, तब उसमें जो करंट फ्लो हुआ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों एंड पॉइंट पे। मतलब अगर ये कंडक्टर ले लिया, इसका ये पॉइंट, इसका ई पॉइंट, ई एंड पॉइंट्स है, इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस भी हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप, बढ़िया। तो इसमें जो करंट सप्लाई किया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वोल्टेज मतलब पोटेंशियल के। अगर मैं इसमें से कांस्टेंट हटा दूं तो क्या हो जाएगा, आर कांस्टेंट ले लिया है, इस ऐसे लिख दिए, और आर को अगर आप बोले तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ये तो हो गया ओम्स लॉ। ठीक बच्चों, अगर आपसे कोई पूछे, एक बात बता दूं, जब मेरे एक्सटर्नल आए थे हमारे एग्जाम में, उन्होंने ये पूछा था ओम्स लॉ होता क्या है और इसमें फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज होती टेम्परेचर, लेंथ। सो आप याद रखिएगा। ठीक बच्चों, बढ़िया। करंट फ्लो कराया, इसके बाद पोटेंशियल जनरेट हुआ, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना करंट उतना ज़्यादा पोटेंशियल। ठीक है बच्चों, अगर मैं कांस्टेंट हटाऊं, प्रोपोर्शनलिटी हटाऊं, तो आर लगाऊंगा, एक कांस्टेंट हो जाएगा, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक बच्चों, अब बताइए, हर जगह क्या ओम्स लॉ वैलिड है? नहीं, हर जगह ओम्स लॉ वैलिड नहीं है। ओम्स लॉ उसी पर वैलिड होगा जो ओमिक रेजिस्टेंस होंगे, मतलब ओमिक डिवाइसेस। ओमिक डिवाइसेस, अब समझिए ओमिक डिवाइसेस क्या होते हैं। ओमिक डिवाइसेस वो होते हैं बच्चों जो ओम्स लॉ को फॉलो करें। अब ओम्स लॉ को फॉलो करने वाले डिवाइसेस क्या हो जाएंगे, कॉपर वायर, सिल्वर एटसेट्रा। ठीक बच्चों, ये तो हो गया ओमिक डिवाइसेस, मतलब जो ओम्स लॉ है वो ओमिक डिवाइसेस ही पर डिपेंड है। अगर ये नॉन ओमिक डिवाइसेस पर डिपेंड ही नहीं करता, नॉन ओमिक डिवाइसेस सच एस, मतलब जो ओम्स लॉ को फॉलो ना करे उसे अपन नॉन ओमिक डिवाइसेस बोलते हैं। इसके मेन एग्जांपल होगा सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स। ठीक बच्चों, डायोड्स, ट्यूब्स, डिस्चार्ज ट्यूब्स, डिस्चार्ज
ट्यूब्स। मेरी बात सुनिए, ये कॉपर वायर, सिल्वर एटसेट्रा, सिल्वर वायर, सेमीकंडक्टर, डायोड और डिस्चार्ज ट्यूब, ये सब कंडक्टर्स तो हैं, बट अगर जो ओम्स लॉ को फॉलो करे उसे अपन ओमिक डिवाइसेस बोलते हैं, जो ओम्स लॉ को फॉलो ना करे उसे अपन नॉन ओमिक डिवाइसेस बोलते हैं। ठीक बच्चों, ये जो था आज के लेक्चर में अपन ने क्या क्या कवर कर लिया, ओम्स लॉ कवर कर लिया, दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन खत्म कर लिया। ठीक बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। फिर से समझ लीजिए, अगर दिक्कत आ रही है ओम्स लॉ को, तो ओम्स लॉ बोलता है अगर आपने कोई कंडक्टर लिया, उसकी फिजिकल क्वांटिटीज जैसे कि टेम्परेचर, लेंथ, ये सब कांस्टेंट हुई, तो इसमें जो आप करंट सप्लाई करेंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों की इंड्स के पोटेंशियल डिफरेंस का। ठीक बच्चों, इतनी बात आ गई। अब आपसे पूछ लेगा कोई ओमिक डिवाइसेस बताइए, तो आप ओमिक डिवाइसेस में बता दीजिएगा, ओमिक डिवाइसेस आर दोज विच ओबे द ओम्स लॉ, उसके एग्जांपल कॉपर वायर, सिल्वर वायर। ठीक, नॉन ओमिक डिवाइसेस आर दोज विच डू नॉट ओबे द ओम्स लॉ, तो इसके एग्जांपल हो जाएंगे सेमीकंडक्टर, डायोड और डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक बच्चों, ऐसे एटसेट्रा लिख के आ जाइएगा। आपको इसका पीडीएफ फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो डोंट वरी। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे और पढ़ाई करते रहिए।